नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। प्रेस की फ्रीडम की बात करने वाली सोनिया गांधी का असली चेहरा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जब अर्णव गोस्वामी ने पालघर की घटना को लेकर सोनिया गांधी का असली नाम ले लिया था और उनसे एक सवाल कर लिया था कि एंटोनियो मानो, अब सवाल का जवाब दीजिए, पालघर की घटना पर आप चुप क्यों हैं। उसके बाद उन्होंने 200 से ज्यादा एफआईआर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ दर्ज करवा दी, लेकिन वहां पर सोनिया गांधी को कुछ खास नहीं मिला, जिसके बाद अब एक पुराने मामले में एक नई एफआईआर फिर से दर्ज करा दी गई अर्णव गोस्वामी के खिलाफ। तो जिस तरीके से ये प्रेस की बात करते हैं और एक पत्रकार को किस तरीके से हरासमेंट झेलनी पड़ रही है, उसे हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए पहले हमला करवाया जाता है, उसके बाद में एफआईआर, सैकड़ों एफआईआर दर्ज की जाती है और उसमें जब कुछ खास नहीं हासिल होता, 12 घंटे इनसे पूछताछ की 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की जाती है, उसके बावजूद भी जब कुछ खास हासिल नहीं होता, उसके बाद अब एक नई एफआईआर दर्ज करवा दी गई। और ये मामला है बांद्रा का। बांद्रा पर 14 अप्रैल को जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठी हो जाती है और यही बात रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी। अर्णव गोस्वामी ने सवाल खड़े किए थे कि मस्जिद के सामने भीड़ कैसे इकट्ठी हुई और आखिर मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा क्यों हुई, और इसी को लेकर अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो ये जिस तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार, यानी अगर बोल सकते हैं सोनिया सेना सरकार, एक पत्रकार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। जो प्रेस की फ्रीडम की बात करती है, ये वही सरकार है और ये वही सोनिया गांधी है जो एक पत्रकार को किस तरीके से परेशान किया जाए। एक पुराने मामले जो 14 अप्रैल का मामला है, अब उसमें इनको अचानक ध्यान आता है, अचानक से इनको याद आती है कि अरे उन्होंने बोल दिया था, जामा मस्जिद का नाम ले लिया था, अब उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवा दे। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है और आप देखिए कि एफआईआर में धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं अर्णव गोस्वामी के खिलाफ। धाराएं हैं 153 ए, 295 ए, 500, 511, 120 बी। तो ये धाराएं हेट स्पीच को लेकर है, सांप्रदायिक दंगा भड़काने से लेकर है और इसमें गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस, एक तरफ आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या सामने आ रही है। महाराष्ट्र की जो स्थिति है ये बहुत ही दयनीय है और उस वक्त मुंबई पुलिस पड़ी है एक पत्रकार के पीछे कि आखिर उन्होंने जामा मस्जिद का नाम ले कैसे लिया। जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा हुई थी तो उनको कुछ और बोलना चाहिए था, जामा मस्जिद का नाम कैसे उन्होंने ले लिया। और यही बात आपको बता दें कि जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उनका कहना है कि जामा मस्जिद का नाम क्यों लिया गया। ये साफ तौर से ये बात होती है, अगर किसी स्थान पर या कहीं भी भीड़ इकट्ठी होती है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर ये हुआ, क्योंकि मीडिया में सबको पता है कि 5W1H होता है, जिसमें हमें सारे सवालों के जवाब जनता को देने होते हैं। और वहां पर अगर देखे जाए तो जो फेमस चीजें होती हैं उसका हम नाम लेते हैं, क्योंकि लोगों को जल्दी पता चलता है। और जामा मस्जिद जो फेमस थी, वहां सब लोग जानते थे कि यहाँ पर बांद्रा है और बांद्रा में जामा मस्जिद है, बांद्रा स्टेशन पर। तो जिससे ये बताया गया कि जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठी हुई और जिसके अब खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की नीति है, ये तो महाराष्ट्र सरकार ही बता सकती है, ये सोनिया सेना सरकार ही बता सकती है। लेकिन जिस तरीके से एक पत्रकार को परेशान किया जा रहा है और उसके बाद प्रेस की फ्रीडम की बात की जा रही है, ये बहुत ही दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो दर्ज करवाई है रजा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी और नल बाजार निवासी इरफान अबूबकर शेख, और ये दर्ज हुई है मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन में। तो आज इनको याद आ रहा है कि 14 तारीख को, यानी 14 अप्रैल को, आज मई है, 14 अप्रैल को बांद्रा में भीड़ इकट्ठी हुई थी और फिर रिपब्लिक भारत ने न्यूज़ दिखाई थी कि जामा मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठी हुई थी और अर्णव गोस्वामी ने कहा था कि मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा क्यों हुई। और इसी सवाल पर अब इनको याद आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुलिस है, मुंबई पुलिस, वो सरकार के दबाव में काम कर रही है और इसी वजह से ये इतनी तमाम धाराएं लगा दी गई। तो एक पत्रकार की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कांग्रेस करती है, आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी ये लोग, पंजाब के मुख्यमंत्री ने ही महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला। उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी, शरद पवार को उन्होंने झूठा ठहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हमसे झूठ बोला कि 3 बार जो महाराष्ट्र से पंजाब आए नांदेड़ से श्रद्धालु, उनकी 3 बार टेस्टिंग हो गई है, लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं कराई।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इनकी पोल खोल दी है। तो जिस तरीके से अव्यवस्था है महाराष्ट्र में और उसके बावजूद पुलिस लगी हुई है एक पत्रकार के पीछे कि किस तरीके से उसे हरास किया जाए ताकि वो सोनिया गांधी से या सोनिया गांधी की कोई गलती आए या सोनिया गांधी से कोई सवाल ना पूछे जाए, और पुराने मामले उठाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर कुछ इन्होंने बोला है उसको सामने लाया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए ताकि ये डर जाएं और फिर ये भविष्य में सोनिया गांधी या कांग्रेस से सवाल पूछने से डरें। तो ये आज मीडिया को डराया जा रहा है, मीडिया का गला दबाने की कोशिश की जा रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी 1975 में लागू की थी और आज प्रेस की फ्रीडम की बात कर रही है, और उसका जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है, भारत में आतंकवादियों को भेज रहा है, और उसी पर अब भारत ने मजा चखाने के लिए साफ रुख अख्तियार कर लिया और कहा है कि अब पाक अधिकृत कश्मीर यानी जो हमारा कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको भारत लेकर रहेगा। और इसी पर भारत ने यानी मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान जल्द से जल्द खाली करे, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के लिए, जिसके बाद अब भारत ने फटकार लगाई है और कहा है कि वहां पर चुनाव कराने की हिम्मत मत करें और इसे जल्द से जल्द खाली करें, यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। और भारत ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए पाकिस्तान को डिमार्श जारी किया है। भारत ने इसमें साफ कर दिया है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न और वैध हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था यानी सुप्रीम कोर्ट को इस पर आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को यह क्षेत्र खाली करने के लिए कहा है, यानी कि जल्द से जल्द गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान खाली करे, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है, अभी हमने जल्द ही देखा कि किस तरीके से वो आतंकवादियों को भारत में भेज रहा है, और उसके बाद अब भारत ने भी ठान लिया है कि जो पीओके है पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत जल्द से जल्द लेकर रहेगा। और इसीलिए भारत ने चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि जल्द से जल्द गिलगिट बाल्टिस्तान को खाली करें, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला उस क्षेत्र को लेकर नहीं ले सकता है, पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था कोई फैसला नहीं ले सकती है। और इससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर संसद में भी इस बात पर चर्चा हुई, और वहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर सेना के प्रमुख ने भी इस बात को लेकर चर्चा की है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत लेके रहेगा और यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो भारत का होगा, और इस बात की पुष्टि यही हो जाती है कि किस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या कश्मीर के लिए जान दे देंगे। तो इससे ही ये कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है वो जो भारत, अखंड भारत की बात कही जा रही है, तो कश्मीर को भारत में लाने के लिए प्रयास कर रही है। और सेना के प्रमुख है उनसे ये बयान आता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का है और उसको भारत में हम शामिल करेंगे। तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का होगा। और इस पर आपको बता दें कि वही इमरान खान का कहना है कि हमारी दहशतगर्दी की वजह से भारत में 9 लाख सेनाएं कश्मीर में तैनात की गई हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो आतंकवादी वहां पर आते हैं, जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजता है, उनकी दहशतगर्दी की वजह से ही यहाँ की सेना वहां पर तैनात की गई है। यानी कि जो आतंकवादी आते हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान ही भेजता है, ये एक्सेप्ट कर लिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। और उनका कहना है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी की वजह से ही भारत में 9 लाख से ज्यादा सेना कश्मीर में तैनात की गई। तो जिस तरीके से कल हमारे सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया था और लोगों की जान बचाई, जो वहां पर फंसे हुए लोग थे कश्मीर के, और उनकी जान बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति तक दे दी। अब ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आतंकवादी हमारे थे और हमारी दहशतगर्दी की वजह से भारत को सेना तैनात करनी पड़ी है कश्मीर में। और कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम पाकिस्तान देता आ रहा है और अभी भी दे रहा है, और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कराने की भी कोशिश लगातार सीमा पार से फायरिंग भी की जा रही है। ऐसे में विदेश मंत्रालय की ये जो प्रतिक्रिया आई है काफी अहम है। दरअसल पाकिस्तान घुसपैठ और कश्मीर में अशांति लाकर गिलगिट बाल्टिस्तान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, जिसके बाद ही अब ये
मोदी सरकार ने यह फैसला लिया और विदेश मंत्रालय ने यह साफ रुख अख्तियार कर दिया और साफ चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि बल्टिस्तान गिलगिट खाली कर दें और यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उस पर पानी फेरने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है और वहीं पर जो आतंकवादी पनप रहे हैं और वहीं पर जो आतंकवादी सीमा पार से आते हैं उनको भी खत्म करने के लिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि 370 कश्मीर में हटाई गई थी इसी वजह से, क्योंकि कश्मीर में ऐसा कहा जा रहा था कि जो सेना पर पत्थरबाजी कर रहे थे उनके पास रोजगार नहीं है, इसी वजह से वो भटके भूले आम इंसान है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उनके पास हर कुछ होते हुए वो किस तरीके से पाकिस्तान से आते हैं, उनसे पाकिस्तानियों से मोटिवेटेड होते हैं और कैसे लश्कर ये तौबा की मानसिकता होती है और वो एक खतरनाक आतंकवादी होते हैं। और कल हमारे सेना के जवानों ने जो लश्कर ये तौबा के टॉप आतंकवादी को मारा, हैदर को मारा है, उससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारी दहशतगर्दी और वहां पर भी पाकिस्तान के आतंकवादी मारे जाते हैं। और ये मुद्दा अगर यूएन में भारत उठाता है तो इससे गुरेज नहीं होगा कि पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता।